हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने एक कहानी के साथ हाजिर हो गया हूँ। आज का कहानी में होता यूँ है, एक बड़ा भाई जो शादीशुदा होता है, वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाता है और जिसके चलते, क्योंकि उस परिवार में जो घर का मुखिया होता है वो उनका देहांत हो गया था, उनका मौत हो गया था, जिसके चलते पूरा जिम्मेदारी जो है उस घर के जो बड़े बेटे होता है, बड़ा भाई, वो सारी जिम्मेदारी उठा रहा था और उठा लिया था। जिसके चलते वो सोचता है, वो शादीशुदा भी होता है, वो सोचता है ये यहाँ पर रहकर, क्योंकि ये गांव में रह रहते हैं पूरा परिवार, जो यहाँ पर रहकर अगर मैं कुछ कमाऊंगा तो घर के जो बाकी लोग हैं उन लोग का ठीक से ज़रूरतें पूरी नहीं होगी। क्योंकि उस भाई के एक छोटा भाई भी होता है और एक छोटी बहन भी होती है जो पढ़ाई कर रही होती है। वो अपने माँ से बातचीत करता है और कहता है कि माँ, अगर मैं यहीं पे रहूँगा, गांव में खेती बाड़ी करूँगा, तो हमारी जो ज़रूरतें हैं और भाई बहन की जो पढ़ाई लिखाई का खर्चा है वो ठीक से उठा नहीं पाऊँगा। इसीलिए मैं दिल्ली चला जाता हूँ और वहाँ पर जाकर मैं किसी जगह पे नौकरी कर लेता हूँ, क्योंकि उस लड़के के पास हुनर था। ये सुनने के बाद माँ भी कहती है, ठीक है बेटा, अगर तुझे लगता है जो शहर में जाके अच्छा कमाई होगा तो चला जा। माँ परमिशन दे देती है और अपने पत्नी से भी परमिशन ले लेती है, और लेने के बाद वो लड़का जो होता है वहाँ से दिल्ली चला जाता है। दिल्ली जाके काम भी लग जाता है, वो काम करने लगते हैं और जाने से पहले यहाँ अपने छोटे भाई को समझा के जाते हैं, देख अब पूरी घर की जिम्मेदारी जो है तेरे ऊपर है, क्योंकि इस घर में तू ही एक अकेला लड़का है, बाकी 3 महिला है, 3 औरतें हैं, ये सारे लोगों का ज़रूरत है तू देखना। और ख़ास करके तेरी भाभी जो है, नई नई भाभी है, तो इनकी जो भी ज़रूरतें हैं इनसे पूछ लिया करना, और जो भी चाहिए होएगा तू ला के देना मार्केट से, बाजार से। छोटा भाई अपने बड़े भाई से वादा करता है, ठीक है भैया, आप चिंता ना करें, घर के ऐसा कोई तकलीफ नहीं होगी मेरी वजह से। बड़ा भाई चला जाता दिल्ली, यहाँ छोटा भाई रहने लगता है। लेकिन इसी बीच जो है, जैसे होता है ना देवर भाभी के बीच में हंसी मजाक होती है, यहाँ देवर भाभी के बीच में हंसी मजाक होते होते ये हंसी मजाक इतना आगे बढ़ जाता है कि एक दिन देवर मजाक मजाक में भाभी से कहता है, भाभी भैया इतना दिन चला गया, तुम कैसे रह रहे हो, क्या तुम्हें तकलीफ नहीं होती भैया के बिना? तो इस पर भाभी भी ये मजाक में कहती है, जो देवर जी, तकलीफ तो होती है लेकिन ये तकलीफ दूर तो कोई कर ही नहीं सकते, इसीलिए सहना पड़ता है। तो फिर से देवर कहता है, तो मुझे भैया ने तो कह के गया था जो तेरी भाभी की सारी ज़रूरतें पूरा करना और जो भी चीज़ की ज़रूरत है ला के देना। मैं तो चीज़ें ला के देता हूँ, लेकिन आप इसके अलावा भी आपको क्या तकलीफ है जो मैं दूर नहीं कर सकता? तो इस पर भाभी कहते हैं, ये कुछ अलग ही ज़रूरतें हैं, तुम नहीं समझोगे। ये देवर भी, क्योंकि 21 साल का होता है ये, बल्कि 22 साल का होता है, ये भी समझ रहा था, हंसी मजाक हो रहा था। और भाभी कहती है, ये ज़रूरत तुम नहीं पूरा कर सकते। तो देवर कहता है, कह के तो देखिए। तो इसमें भाभी हंसी मजाक में कहती है, इसके लिए हिम्मत की ज़रूरत होती है, ताकत की ज़रूरत है, जो तुम्हारे अंदर नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आज रात को मेरे कमरे में आकर दिखाओ। इतना हंसी मजाक में हो जाती है और देवर इसमें कहता है, अच्छा अगर यही बात है तो देखना, मैं रात को जैसे ही सब लोग सो जाएंगे मैं तुम्हारे कमरे में हाजिर हो जाऊंगा। भाभी भी कहती है, चलो ठीक है, देखती हूँ। यहाँ से ये मजाक वाली बात खत्म हो जाती है। लेकिन उसी रात करीब 12 साढ़े 12 बजे, जब बाकी घर के बाकी लोग सो जाते हैं, माँ सो जाती है, बहन सो जाती है, वो देवर जो है भाभी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाता है। भाभी सो रही होती है, भाभी देखती है कि करीब मध्य रात 12 साढ़े 12 बजे कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है। वो आती है, दरवाज़ा खोलते हैं, खुलने के बाद देखते हैं कि देवर सामने है। तो कहने लगे, अरे देवर जी आप, तो देवर इसमें कहने लगे, तुम तो भाभी, आप तो कहते हिम्मत की बात होती है, देखो मैं हिम्मत करके आ गया, अब बोलो क्या ताकत दिखानी है? तो भाभी कहती है, अरे तुम इतने रात को मेरे कमरे के बाहर हो, और अगर माँ देख लेगी या अपने ननद के बारे में बता रही तो वो देख लेगी तो मुसीबत हो जाएगा। एक काम करो, तुम अंदर आ जाओ। अपने कमरे में वो भाभी जो है अपने देवर को बुला लेती है और अंदर से दरवाजा बंद कर देते हैं। फिर दोनों एक दूसरे से कहने लगते, दोनों के सांसें फूलने लगे थे, क्योंकि दोनों जो है कहीं ना कहीं जल रहे थे। दोनों एक दूसरे से बयां भी नहीं कर पा रहा था, बस हंसी मजाक में हो रहे थे। लेकिन दोनों के अंदर में जो आग लगी हुई थी
वो कहीं ना कहीं अब ये आग उगलने वाले थे। अब फिर क्या, अब भाभी कहने लगा कि तुम इतने रात को आया, अगर किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। तो देवर ने कहा, आप ही ने तो कहा था अगर हिम्मत है तो रात को आकर दिखाओ। मैं आके दिखा दिया, अब बोलो अब क्या कर रहे हो। इसी बातों को लेकर जो है अब दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं और वो सारी मर्यादा तोड़ देते हैं जो एक भाभी और देवर के बीच में रहती है, जो पवित्र रिश्ता माना जाता है। ये दोनों तार तार कर देते हैं और देवर भाभी के बीच में पहली बार संबंध बन जाता है। अब ये जो संबंध बना था यहीं पर नहीं रुका, अब ये आए दिन बनते रहता है दोनों के बीच में, देवर भाभी के बीच में। कभी जब भी मौका मिला, घर जैसे खाली देखता है, बहन भी नहीं होती, माँ भी नहीं होती, फौरन जो है दोनों संबंध बनाने लग जाते हैं। यही सब सिलसिला चल रहा था। एक दिन दोपहर के वक्त ये दोनों संबंध बना रहे होते देवर भाभी, से बीच बहन आ जाती है, छोटी बहन आ जाती है। आने के बाद भाभी के कमरे में जाती है और जाने के बाद दरवाजा खुला हुआ था, उन लोग को लगा था कोई भी नहीं आएगा, लेकिन उस दिन जो है ननद जो है जल्दी आ जाती है। आने के बाद भाभी के कमरे में जाती है, जाने के बाद दोनों को देख लेते हैं इस हालत में। अब यहाँ पे देखिए, भाभी को देख लेती है, दोनों डरता भी नहीं, कुछ नहीं करता, नॉर्मल। भाभी जो है अपने ननद को इशारा करती है तुम भी आ जाओ अंदर, लेकिन ये ननद जो है वहां से भागकर अपने सीधा माँ के कमरे में जाती है। माँ सो रही होती है अपने कमरे में। माँ को सारी बात बताते हैं। बताने के बाद यहाँ पर माँ बहुत ही तसल्ली और ठंडा दिमाग से काम लेती है और दोनों को समझाते हैं। दोनों समझ जाते हैं, दोनों कसमें खाते हैं जो आज के बाद हम लोग कभी ऐसा नहीं करेंगे। फिर माँ अपने बेटे के पास खबर देती है, जो बेटा बहुत दिन हो गया, तुम गांव आ जाओ, कुछ दिन घर पे घूम के जाओ, क्योंकि माँ को ये सारी हरकत पता चल रहा था, ये सारी चीज रुकने वाला नहीं था। इसीलिए माँ ने सोची जो बेटा आ जाएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटे भी आ जाओ, वहां से छुट्टी लेकर आ जाते हैं। आने के बाद रहने लगते, लेकिन यहाँ पर जो पत्नी होती है वो अपने पति को नजदीक आने नहीं दे रही थी, लेकिन पति ये बात किसी को कह भी नहीं पा रहा था। फिर एक दिन ऐसा होता है, वो पति किसी को दिख नहीं रहा था। अब माँ ढूंढने लगते हैं। माँ अपने बड़े बेटे के बारे में पूछताछ करती है, जो बहू से पूछताछ करती है। बहू कहते हैं मुझे नहीं पता। भाई से कहता है, भाई नहीं पूछता है, भाई भी कहता है मुझे नहीं पता माँ। आखिरकार माँ परेशान होकर पुलिस स्टेशन जाते हैं। जाने के बाद रिपोर्ट दर्ज कराती है, रिपोर्ट दर्ज होती है, छानबीन होता है, पूछताछ होती है। पूछताछ होने के बाद पुलिस जब इस घर के मेंबर के ऊपर ही शक करता है, शक के बिना पर जब दो लोगों को, देवर और भाभी को पकड़कर थाने ले जाता है, कहीं ना कहीं सुनने को मिला था पुलिस वाले को। उसके बाद जब पूछा जाता है सत्य से, जो सच्चाई सामने आता है उसके हर किसी का होश उड़ा देता है। तो फिर चलिए जानते पूरा घटना आखिर कहाँ का है। तो आज जिस घटना को मैं लेके आया हूँ, ये जो घटना है उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद का है। और इसी फर्रुखाबाद के रहने वाले एक फैमिली की बात है, जिस फैमिली का 4 मेंबर होता है, टोटल 4 मेंबर होता है। और जो इस घर के माँ है उनका नाम होती है मंजू, जो 46 साल की होती है। उनका पति का देहांत हो गया। उनका 2 बेटा होता है और एक बेटी यानी एक लड़की होती है। बड़ा बेटा जो है साम नाम होता है, 25 साल उम्र होता है। छोटा बेटा राहुल जो 22 साल का होता है। और सबसे छोटी जो लड़की होती है सोनम, जो 18 साल की होती है। ये 4 लोगों का परिवार है। पिता के देहांत के बाद साम जो है खेती बाड़ी क्योंकि इन लोग का जमीन वगैरह था, खेती बाड़ी करते थे। और जो छोटा भाई है राहुल और छोटी बहन सोनम, ये दोनों पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन इसी बीच जो है माँ मंजू अपने बड़े बेटे साम का शादी करवा देते हैं। एक अच्छा सा रिश्ता देख के शादी करवा देते हैं। जिस लड़की से शादी होती है उसके नाम होती है काजल, जो 21 साल का होती है। अब काजल भी आने के बाद ससुराल में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। छोटा सा परिवार है, सास है, देवर है, ननद है, पति है। पति जो बहुत ही मेहनत करता है, लेकिन इस मेहनत से घर की जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो पा रही थी। ये उस बेटे को अच्छी तरह से मालूम पड़ रहा था शाम को, क्योंकि खेती बाड़ी में इतना आमदनी नहीं हो पाता। और यहाँ 2 भाई और बहन पढ़ाई कर रहा था, उनका भी खर्चा, जिसके चलते शादी के कुछ दिन बाद शाम जो है अपने माँ को कहता है, माँ यहाँ पे रहकर कुछ नहीं होगा, मैं शहर चला जाता हूँ।
शहर बोले तो दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में इससे पहले भी वो एक बार जाकर आया था शादी से पहले, लेकिन कुछ दिन रहा था, उसके बाद वापस आ गया था। और उसके दोस्त लोग भी कुछ रहते हैं। तो माँ ने कहा बेटा ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। बेटा जो है अपने पूरा परिवार को समझा बुझाकर जो शाम होता है वो एक दिन दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है। वहां दिल्ली के लिए वो रवाना होता है, दिल्ली जाके काम काज करने लगता है। लेकिन यहाँ पर जो पत्नी काजल होती है और काजल के जो देवर यानी शाम का जो भाई राहुल, इन दोनों के बीच में जो है नजदीकियां बढ़ने लगते हैं। पहला तो शुरुआत जैसे हंसी मजाक होता है देवर भाभी के बीच में, हंसी मजाक होते होते दोनों के बीच में अब संबंध बनने लगे। दोनों बहुत ज्यादा करीब आ गए, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे, एक ही घर में रहते थे और ये सारी चीजों से बेखबर थे सास और ननद। देवर भाभी के बीच में ये दोनों अवैध संबंध बन गए थे। अब दोनों आए दिन जब मौका मिलते रात को संबंध बनाते, दिन को संबंध बनाते। एक दिन में संबंध बना रहे होते हैं, जो ननद होती है सोनम अपनी आंखों से अपने छोटे भाई और भाभी के संबंध बनाते हुए देख लेती है। जैसे देखती है तो सोनम की नज़र जो है अपनी ननद के ऊपर पड़ती है। वो अपने ननद को बुलाती है जो तुम भी आओ, लेकिन ननद भागकर अपने माँ के कमरे में चली जाती है, मंजू के कमरे, और मंजू को जाके ये सारी बात बताती है जो राहुल भाई और भाभी दोनों ऐसा गलत काम कर रहे हैं। ये सुनने के बाद मंजू की जो है पैर तले जमीन खिसक जाता है और वो बड़े ही इत्मीनान से और शांति के साथ दोनों के कमरे में आता है। दोनों उसी वक्त कमरे में मौजूद था और वो घिनौना हरकत कर भी रहा था। मंजू जाती है, मंजू को देखकर माँ आती है, सास आती है, दोनों संभल जाते और मंजू जो है दोनों को समझाते हैं और कहते हैं देखो ये बहुत ही गलत है, ये रिश्ता को तार तार तुम जो कर रहे हो, रिश्ता भी बदनाम हो रहा है और ऊपर से लोगों को पता चला, खास करके मेरे बेटे बड़े बेटे को शाम को अगर पता चलेगा तो सोचो क्या होगा घर का, क्या होगा काजल तुम्हारा। बड़े प्यार से समझाते, दोनों माफी मांगते हैं। काजल भी माफी मांगती है अपने सास से और राहुल अपनी माँ से माफी मांगता है और कहते हैं आज के बाद हम दोनों कभी ऐसा गलत काम नहीं करेंगे, कसम खाते हैं। लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद ये जो मंजू होती है सास, ये ऐसा घिनौना रिश्ता के बारे में पता चला था इनको, तो इसीलिए वो सोचती है अब ज़्यादा दिन हो भी गया, अब मेरे बेटे को बुला लेती हूँ गाँव। अपने बेटे से बातचीत करता है फ़ोन पर और कहते हैं बेटा तुम बहुत दिन हो गए, तुम्हारी पत्नी यहाँ पे अकेली है, तो कुछ दिन गांव घूम के जाओ। शाम भी वहाँ से माँ की बात सुनकर गांव आ जाता है। गांव आने के बाद जिस दिन वो गांव से आता है उस दिन बड़े खुश होता है सारे लोग, लेकिन जो काजल के अंदर उतनी खुशी नहीं दिखाई दे रही थी। शाम होता है, शाम के वक्त जो है शाम अपने दोस्त लोगों के साथ बाजार में जाते हैं। दोस्त लोग भी कहते हैं अरे बहुत दिन बाद आया, चलो आज शराब वगैरह पिया जाए। शराब पीता है, शराब पीने के बाद घर आते हैं, जिसके चलते अब वो शाम जो है काजल से संबंध बहुत दिन बाद आया, अब वो संबंध बनाने के लिए पत्नी से कहते हैं, लेकिन पत्नी जो है इनकार कर देती है और कहती है तुम शराब पी कर हो और मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो अलग सो जाती है। जिस पर शाम जो है नाराज भी नहीं होता, क्योंकि उसे भी पता था शराब पिया हुआ है और सब लोग को शराब पीना पसंद नहीं। दोस्त लोग के चक्कर में आके वो शराब पी लेता है। पहली रात बीत जाता है, लेकिन सुबह जब होती है शाम भी अपनी नज़र जो है पत्नी से मिला नहीं पा रहा था। शराब के नशे में उनके साथ संबंध बनाना चाहा, मना कर दिया। पत्नी है वो दिन जो है दूसरा ही दिन जो है अब शाम शराब नहीं पीता है, जो आज मुझे संबंध बनाना है, इस इतना दिन बाद आया पत्नी के साथ संबंध बनाएगा। लेकिन उस दिन भी जो है काजल इनकार कर देती है। वो बहाना मार करती है जो मेरे पीरियड से अभी इस वक्त तो संबंध नहीं बना सकती। देखते ही देखते करीब हफ्ता बीत जाता है, शाम को दिल्ली से आया हुआ है। अब यहाँ काजल जो है इनकार करती रही, लेकिन काजल इस वजह से इनकार कर रही थी, काजल को जो अब शाम पसंद नहीं आ रहे थे, शाम का चेहरा उनको पसंद नहीं हो रहा था, अपने पति को वो पसंद नहीं करने लगी। अब पति से ज़्यादा वो देवर के करीब हो गए थे और देवर को चाहने लगे थे, और देवर भी कहीं ना कहीं भाभी को ना पाकर जल रहे थे। इसी बीच जो है अब देवर अपने भाभी को, क्योंकि इसके ये जो
मंजू देवी का घर होती है, इनमें 3 कमरे बने हुआ रहता है। एक में मंजू और उनका छोटी लड़की जो सोना मोती सोती है। राहुल एक अलग कमरे में सोते हैं और यहाँ शाम और काजल एक कमरे में पति पत्नी सोते हैं। लेकिन जैसी रात होती है, सब लोग सो जाता है, राहुल पर मैसेज करते हैं या मिस कॉल मारते हैं, जिसके चलते काजल उठकर वो अपने देवर के कमरे में चली जाती। जाने के बाद उसके साथ संबंध बनाती, बाथरूम जाने के बहाने। अगर पति पूछ भी लेता या आने के बाद पूछता तो कहते मैं बाथरूम गई थी। देवर से संबंध बना के वो अपने पति के बगल में आके लेट जाती, सो जाती। लेकिन पति से संबंध वो बिल्कुल ही नहीं बना रहे। कई दिन बीत जाता है, लेकिन काजल अपने पति के बारे में उस राहुल देवर को बताती, जो हर रोज वो संबंध बनाने का जिद करता, लेकिन कब तक मैं डालते रहूं। इसे सुनने के बाद राहुल भी बहुत गुस्सा होता है, अपने भाई के ऊपर जलन होने लगता है। जिसके पत्नी है उसी के ऊपर जलन, बड़े भाई के ऊपर जलने लगता है। और एक दिन कह देते हैं भाभी को, जो जब तक शाम भाई हमारे बीच में रहेगा, हम दोनों के बीच में रहेगा, तो हम दोनों शांति से एक दूसरे से मिल भी नहीं पाएंगे, और इस चोरी चोरी से कब तक मिलते रहेंगे। तो इसमें काजल कहती है तो फिर क्या कर सकते हैं, वो तो दिल्ली भी अब लगता है जाएंगे नहीं, क्योंकि वो उसका इरादा है वो यहीं रहेंगे, यहीं काम काज करेंगे। जिस पे राहुल परेशान होकर अपने भाभी को कहती है तो फिर ठीक है, एक काम करो, शाम भैया कोई हम दोनों के बीच में से हटा देते हैं, यानी मारने का प्लान कर लेते हैं। एक छोटा भाई अपने बड़े भाई को, जो उनके पत्नी के चक्कर में आकर बड़े भाई को मारने का प्लान सोच लेते हैं, और ये प्लान जो है अपने भाभी को बताते हैं, जो मैं शहर में जाऊंगा और जाने के बाद मैं वहीं से जहर लेके आऊंगा, तुम अपने पति के खाने में मिला देना। ये सुनने के बाद जो प्यार में अंधी, देवर के प्यार में अंधी हो चुकी काजल भी हामी भर देती, ठीक है अगर यही है तो ठीक। एक दिन जहर लाके देता है राहुल, अपने भाभी के हाथ में देता है, लेकिन जहर जैसे लाके देता है इसमें काजल डर जाती है। काजल कहती है जी ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तब जो है राहुल कहते हैं देखो ये तुम्हें करना ही पड़ेगा, और आज ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसी चीज है घर पर नहीं रख सकते, किसी की नजर पड़ी तो मुसीबत हो जाएगी। अब काजल इसमें कहती है जो मुझसे नहीं हो पाए, मेरे हिम्मत नहीं हो पाई। तब जो है राहुल अपने भाभी को ब्लैकमेल करते हैं, कहते हैं देखो अगर तुम नहीं करोगे, जो हम दोनों का रिश्ता है ये मैं अब सबको बोलने लगूंगा, सबको बता दूंगा। अब इसमें काजल डर जाती है। काजल जो है उस जहर के बोतल को लेती है, और लेने के बाद दूसरा दिन खाने में, शाम के खाने में मिला देते हैं। और उस खाना खाने के बाद रात के वक्त था, क्योंकि वो रात को ही आता था काम से, तब तक सोनिया यानी सोनम उसके ननद और माँ काजल नहीं बल्कि मंजू सो जाती थी। उसके बाद राहुल अपने कमरे में रहता था, शाम आता सीधा पत्नी के कमरे में जाता, खाना खाते सो जाते। उसी खाने में जो है काजल ने जहर मिला दिया था। उस खाना को खाने के बाद ही शाम को थोड़ी देर में मुंह से झाग निकालते हैं और उसका दम निकल जाता है। उसके बाद काजल अपने देवर को फोन करती है, बाजू के कमरे में सो रहा होता है। देवर आते हैं, एक गोनी में भरते हैं, पहले से प्लान कर रहा था जो कहाँ पे फेंकेंगे इस बॉडी को, सब कुछ तैयारी करके रखा था। गोनी में भरते हैं, रात के वक्त उस गोनी को कंधे पे उठाता है, दूर कहीं जाते हैं, जाने के बाद नदी के किनारे पे उसको फेंक के आ जाते हैं और अपने कमरे में सो जाता है। सुबह होती है, दोपहर होता है, लेकिन जो शाम के माँ है मंजू अपने बड़े बेटे को दिखाई नहीं दे रहा था। बड़े बेटे को जब दिखाई नहीं दे रहा था तो अपने बहू से पूछती है जो बेटा शाम कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा। तो काजल कहती है मुझे नहीं पता माँ, वो सुबह ही निकल गए। शाम हो जाता है तो भी नहीं आता है, फोन लगाया जाता है, फोन बंद आ रहा था। कई मरतबा शाम के मोबाइल पर फोन किया जाता है, लेकिन फोन जो है काजल बताती है जो घर पर है, कमरे के अंदर है। शाम हो जाता है, अब जो है चिंता होने लगे, ढूंढने लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं माँ के जो शक है काजल और राहुल के ऊपर जा रहा था। जिस हिसाब से वो लोग ढूंढ भी रहे थे, लोगों से पूछताछ कर रहे थे, ऐसा लग रहा है जैसे दिखावा कर रहे हैं। ये मंजू को अच्छी तरह से पता चल रहा था। दूसरा ही दिन पुलिस स्टेशन में जाते, नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। रिपोर्ट दर्ज होती है, फिर छानबीन होती है और पुलिस वाले पूछताछ के लिए घर से ही पूछताछ करते हैं। घर में आते हैं, घर का मुआयना करते हैं, लेकिन घर पे जब आते हैं, आने के बाद
माँ से भी पूछते हैं पुलिस वाले जो किसी के ऊपर शक, लेकिन माँ किसी के ऊपर शक नहीं चाहता थे। माँ को शक हो रहे थे पत्नी और बेटे के ऊपर, लेकिन माँ नहीं बताती। लेकिन उसकी जो छोटी बहन है सोनम, उससे जब पूछा गया पुलिस वाले डरा, तो वो सोनम कहती है जो मेरे भाई, छोटा भाई जो है राहुल और मेरे भाभी के बीच में उन लोग का रिश्ता कुछ ठीक नहीं है, उन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ है, जिसके चलते हमें शक है, हो सकता है जो भाई ने और भाभी ने मिलकर कुछ कर दिया, क्योंकि ये सोनम भी 18 साल की थी, समझती थी। पुलिस वाले इसको सुनने के बाद जो है दोनों को घर से लेके सीधा थाने पहुंच जाता है। थाने के पहुंच जाने के बाद दोनों को अलग से पूछता है। दोनों इनकार कर रहा था, लेकिन जब थोड़ा डराता है, धमकाता है, सख्ती करता है, तब दोनों अलग अलग टूट जाता है, क्योंकि दोनों को अलग अलग पूछताछ कर रहे थे। दोनों टूटता है और दोनों बयान कर देता है जो हम दोनों ने मिलकर ही उसको मार डाला। मरने का पीछे का वजह जो वही है, दोनों के बीच में संबंध था, भाभी और देवर के बीच में अवैध संबंध था, और जिसके रुकावट जो है इस शाम दिल्ली से आने के बाद दोनों के बीच में रुकावट बन गई थी। अब दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे। इसी वजह से दोनों ने फैसला किया था मिलकर जो इस शाम को हम दोनों के बीच में से हटा देते, और इस तरीके से हटाया। जिस जगह पे बॉडी को फेंका गया था उस जगह पर भी लेके जाता है, बॉडी को रिकवर करते, पोस्टमार्टम होती है, और पोस्टमार्टम से साफ साफ पता चल जाता है, जैसे दोनों ने बताया, जहर से उसको मारा गया। उसके बाद पुलिस वाले उस जगह पे भी जाता है जहाँ से वो जहर खरीद के लाया था। कहीं ना कहीं ये गैर कानूनी है जो जहर बेचता है ऐसा, तो उसे भी पकड़ होती है, और इन दोनों को, काजल और राहुल को, दोनों को लंबे समय के लिए जेल भेज देता है। ये था वो पूरा कहानी जो उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद का है, जो एक बेटा अपने घर के जिम्मेदारी को समझते हुए अपनी पत्नी को छोड़कर शहर चला जाता है कमाने के लिए, भाई बहन का जिंदगी संवारने के लिए, लेकिन वही पत्नी और भाई जो कारनामा करते हैं, बाकी समाज को शर्मसार करने वाली ये घटना थी। बहरहाल ये था वो पूरी कहानी। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और जाते जाते हर बार जैसे मैं आप वो कहने लगा हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट करने लगा हूँ, वीडियो छोड़ने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता सकते हो, और अगर वीडियो के बारे में अगर आपको लगता है जो हाँ ये दोषी था उसके लिए वो सज़ा था, ये भी अगर कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।